यह सांस की नली या फेफड़ों की ब्रोंकियल ट्यूब्स की तकलीफ है। दमा के लक्षण हैं सांस का तेज चलना, खांसी, सीने में दर्द या दबाव, सांस का फूलना। सबसे पहले मैं अस्थमा पे आना चाहता हूँ कि अस्थमा एक बीमारी है जो करीब 5 से 10% लोगों में पाई जाती है। बचपन में ये करीब 7 से 10% होती है और जब लोग बड़े हो जाते हैं तो बड़ों में ये 5 से 8% लोगों में अस्थमा की बीमारी किसी न किसी समय उम्र के दौरान ये बीमारी पैदा हो सकती है। अस्थमा आमतौर पर एक एलर्जिक बीमारी है। ये अंदरूनी या बाहरी एलर्जी से ये पैदा होती है। इसके बारे में मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि अस्थमा में होता क्या है। आमतौर पे सांस की नलियाँ जो हैं वो बिल्कुल बराबर होती हैं। अब अगर आप देखेंगे कि सांस की नलियाँ इस तरह से जो हवा जा रही है अंदर बिल्कुल बराबर होती हैं, गोल होती हैं और पूरा रास्ता बना रहता है। इसके अंदर की जो कवरिंग है, कोटिंग है, वो नॉर्मल होती है और बलगम भी ना के बराबर बनती है। इसके बाहर की जो कोटिंग है वो मसल्स होते हैं, ये जो मसल्स होते हैं और ये मसल्स के स्ट्राइप्स बने रहते हैं जो कि उसकी टोन को मेंटेन करते हैं। अस्थमा के अटैक में क्या होता है, जब किसी मरीज को अस्थमा होता है तो सांस की जो नलियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं। मसल्स जो हैं, मांसपेशियां, वो कंस्ट्रिक्ट करती हैं, वो सिकुड़ती हैं और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये सांस का जो रास्ता है वो छोटी हो जाती है। कई जगह पे आप देखें यहाँ पे ये सिकुड़न पैदा हो रही है, मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं और ये सांस के रास्ता जो है वो छोटी आ रही है। इसको आप कंपेयर करें इससे, ये देखें नॉर्मल कैसा है और सांस अस्थमा में सांस के रास्ते में या नलियों में किस तरह से रुकावट, सिकुड़न आ रही है। और इसके अलावा अंदर में अगर आप कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि कहाँ एक नॉर्मल सांस की नलियों में रास्ता पूरा खुला हुआ है और इस केस में दमे में जो है रास्ता बिल्कुल बंद है और अंदर की जो कोटिंग है वो सूज गई है। इसलिए अगर आप देखेंगे कि रंग बदल गया है, ये ब्राउन था, नॉर्मल था और इसमें सूजन आने की वजह से ये काफ़ी लाल हो गया है, मोटी हो गई है और साथ में इन सूजन और जकड़न की वजह से ये रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है या रुक रहा है। अगर आप ध्यान से इसमें देखेंगे तो पाएंगे कि इसके अंदर चिपचिपी बलगम भी फंसी हुई है। अगर आप इसको नोट करें तो इसके अंदर चिपचिपी बलगम भी है जो दमे में हो जाती है अक्सर मरीजों में और बलगम काफ़ी चिपचिपी होती है, थिक होती है और वो फर्दर जो है रास्ते को में रुकावट पैदा करती है। तो इस तरह से दमे के अटैक में ये प्रॉब्लम होती है और सांस की बेहद तकलीफ होने लगती है। कुछ मरीज जिनकी मौत हो जाती है दमे के सीवियर अटैक में, उसका कारण यही होता है कि ये जो जकड़न है वो ठीक नहीं हो पाती और साथ में ये जो चिपचिपी बलगम है इतनी ज़्यादा होती है वो रास्ते से निकल भी नहीं पाती और जो भी थोड़ी बहुत रास्ता बचा हुआ है उसको चिपचिपी बलगम बिल्कुल बंद कर देती है और हवा का आना जाना लगभग बंद हो जाता है। दमा होने से इन वायु कोष्ठों के बराबर के मसल्स सिकुड़ जाते हैं और आप ठीक तरह से सांस नहीं ले पाते। तो ये आपने देखा कि किस तरह से अस्थमा का अटैक होता है और अस्थमा के मरीजों को क्या प्रॉब्लम अंदरूनी होती है। इसके कई कारण होते हैं, कुछ बाहरी होते हैं, कुछ अंदरूनी। हम बाहरी और अंदरूनी लगभग सभी कारणों को केयर कर सकते हैं और अस्थमा के अटैक होने से बचा सकते हैं। जो बाहरी कारण है उसमें से जो आम कारण है वो एक तो है धूल और धुआं और प्रदूषण का असर, जो कि हमारे अस्थमा वाले मरीजों को सांस की नलियों को सिकुड़न पैदा करती है। इसके अलावा जो हवा में पौधों का पराग होता है, पॉलेन्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो समय समय पे पेड़ पौधे छोड़ते रहते हैं सीजन्स में और उसकी एलर्जी से भी ये प्रॉब्लम होती है। तीसरा जो है वो है ठंडी हवा। विंटर के सीजन में ठंडी हवा का एक्सपोजर, एसी की ठंडी हवा का एक्सपोजर या मौसम की तब्दीली हो या जब सीजन चेंज करे तो ऐसे समय में अटैक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं।
जो घर के अंदर के कारण है उसमें है कॉकरोच की एलर्जी, जो हमारे अगरबत्ती है या हम जो मॉस्किटो कॉइल्स चला रहे हैं या कोई स्प्रे कर रहे हैं, परफ्यूम कर रहे हैं, उससे भी अटैक हो सकता है। कोई पेंट हो रहा है, कोई चूना हो रहा है, सफाई हो रही है, पुराने कपड़े या पुराने पेपर की को सफाई कर रहे हैं, तो ऐसे केस में उसकी एलर्जी से अटैक हो सकता है। साथ में घर में अगर पालतू जानवर हैं या पंछियां हैं तो उसके फर से जो है कई लोगों को एलर्जी होती है और ये अटैक होता रहता है। इसके अलावा कुछ इमोशनल कारण या एकाएक काफ़ी तेज हंसना या रोना, इस साथ साथ किसी तरह का शारीरिक व्यायाम जैसे कि तेज काम करना या जोर पड़ना, वो अस्थमा के अटैक को एकाएक पैदा कर सकता है या ऑलरेडी अस्थमेटिक मरीज को तकलीफ को काफ़ी तेजी से बढ़ा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अस्थमा पे काबू करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जिसमें डॉक्टर का होना ज़रूरी नहीं है। मेरे ख्याल से एक तो सबसे पहला बात ये होगी कि आप उन चीज़ों का पता करें जो कि अस्थमा पे ट्रिगर्स का काम करते हैं या अस्थमा के अटैक को बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप में कौन से कारण लागू होते हैं, हर मरीज में हर कारण लागू नहीं होता। तो एक बार आपने उसको पता कर लिया, परख लिया, तो उनसे दूर रहने की कोशिश करें या अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। इसके अलावा जो डॉक्टर आपको दवाई दे रहे हैं उसका नियमित सेवन करें। दो तरह की दवाई होती है जिसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। एक तो तुरंत आराम देने वाली जो कि इलाज नहीं है पर आराम देती है, जिस तरह से अगर पेट में दर्द हो तो दर्द की गोली ले लें, दर्द में थोड़े समय के लिए आराम हो जाता है। पर बीमारी अगर अल्सर की है तो अल्सर की दवाई से ही अल्सर ठीक होगी। उसी तरह से अस्थमा में भी बीमारी अंदर सूजन और एलर्जी की है, वो एक अलग तरह की दवाई से ठीक होगी जिसे रेगुलर लेना पड़ेगा। जबकि अगर उसकी तकलीफ जो है सांस की, वो जो है रिलीवर दवाई या तुरंत काम करने वाली दवाई से आराम होगी। वो एक दर्द को आराम करने वाली गोली की तरह से दवाई है, ना कि वो इलाज है। तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो आप अपने अस्थमा पे काबू पा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जब अस्थमा का सीवियर अटैक हो तो उस समय क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो घबराना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। आप अपनी कमर को सीधी करके बैठें, कुर्सी पे बैठे ज़्यादा अच्छा है, लेटे नहीं, क्योंकि लेटने से अस्थमा का अटैक बढ़ सकता है। इसके अलावा अपने को कंट्रोल करें, घबराहट पैदा ना होने दें। तीसरा, अगर आपने टाइट कपड़े पहने हैं अपने छाती, फेफड़े और पेट के चारों तरफ, तो उनको ढीला करें ताकि सांस लेने में कुछ आराम मिल सके। अपने डॉक्टर को फ़ोन करें या हॉस्पिटल को फ़ोन करें। साथ ही जो डॉक्टर ने आपको आराम देने की दवाई लिखी है उसको उस समय तुरंत लें। एक खुराक लेने के बाद अगर अगले 3 मिनट में आराम ना मिलता हो तो दूसरी खुराक लें, और उसके अगले 5 मिनट में आराम ना मिले तो तीसरी खुराक लें। लेकिन लगातार कई खुराक ना लेते रहें। अगर उससे आराम नहीं मिल रहा तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं या इमरजेंसी में जाएं, क्योंकि ज़्यादा खुराक लेना भी एकाएक खतरा पैदा कर सकता है और हार्ट की गति को नुकसान पहुंचा सकता है। अभी आपने देखा था कि किस तरह से अस्थमा का अटैक होता है। अब आप देखें कि जब ये अटैक होता है, सांस नॉर्मली जब जाती है तो किस तरह से आराम रहता है, पर जब अस्थमा होता है तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो सिकुड़न हो जा रही है, सांस के रास्ते में कितना मुश्किल हो रहा है। और साथ में आप देखें किस तरह से चिपचिपी बलगम फंसी हुई है और वो बाहर नहीं निकल पा रही। इसके अलावा वो सांस के रास्ते को और ही सकरा कर रही है, हवा बिल्कुल ही अंदर और बाहर जाने में बहुत ही मुश्किल पैदा कर रही है। तो ये फिजियोलॉजी होती है अस्थमा के मरीजों में अटैक के दौरान। अब तक आपने सुना और समझा कि अस्थमा किस टाइप की बीमारी है, किन कारणों से ये होता है, उन कारणों से कैसे बचाव करना चाहिए, और अगर अटैक हो जाए तो किस तरह से उस समय उस अटैक से मुकाबला करना चाहिए। अब हम जो आगे बताना चाह रहे हैं उसमें ये है कि अस्थमा का इलाज किस ढंग से होता है और किन किन तरीकों से अस्थमा की दवाइयाँ ली जाती हैं, और उनमें से कौन सा तरीका सर्वश्रेष्ठ है और मरीजों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। शुरू से सभी लोगों को पता है कि कोई भी इलाज या तो गोली के रूप में होती है, टैबलेट के रूप में जो हम खाते हैं, या कई बार खांसी या सांस के आराम के लिए हम सिरप पीते हैं। तीसरा, जब बहुत ज़्यादा अटैक होता है तो उसके इंजेक्शन्स भी बाज़ार में हैं और डॉक्टर्स या इमरजेंसी के डॉक्टर्स उसे इंजेक्शन भी लगाते हैं।
और चौथा है जो हम सांस के रास्ते से सांस की नलियों में, फेफड़ों में ले जाते हैं। आमतौर पे एक गलतफहमी ये रहती है कि जो सांस के रास्ते से लेने वाली दवाई है वो ज़्यादा तेज है। इसके अलावा एक दूसरी गलतफहमी जो हर इंसान पाल रहा होता है वो है कि इस दवाई की आदत पड़ जाती है। और तीसरी गलतफहमी ये है कि सांस के रास्ते से लेने वाली दवाई शुरू में नहीं देनी चाहिए, वो एक लास्ट स्टेज की बीमारी का इलाज है। ऐसा महसूस करते हैं कि अगर वो ले रहे हैं तो इसका मतलब उस मरीज की बीमारी लास्ट स्टेज की है। ये तीनों ही गलतफहमियां हैं और मैं इस पे बहुत क्लियर बताना चाहूँगा कि ये गलतफहमियां क्यों पैदा हुई समय के साथ। सबसे पहला, जब मरीज लोग नशा करते थे तो वो सांस के रास्ते से करते थे, जैसे बीड़ी सिगरेट या कोकेन या हशीश या कुछ इस तरह के चरस जो वो सांस के रास्ते से अंदर ले जाते थे। चूंकि ये पिछले सैकड़ों सालों से चला आ रहा है तो लोग उसी गलतफहमी में आज भी ये सोचते हैं कि ये इसका भी नशा हो सकता है। नशा कब होता है? जब हम कोई ऐसी चीज शरीर में ले जाते हैं जो ब्रेन को नुकसान पहुंचाती है और ब्रेन से उसका नशा या आदत पड़ती है। जैसे जब हम शराब ज़्यादा मात्रा में पीते हैं तो वो ब्रेन पे जाती है और धीरे धीरे ब्रेन में उसका नशा और साथ ही साथ उसकी आदत पड़ती है। हम जब बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो ब्रेन में जाती है, उसके जो अंश हैं, और वहाँ पे निकोटीन जिसमें होता है वो ब्रेन को असर करता है और उसकी आदत ब्रेन में जाके पड़ती है। इसके अलावा जो भी नशीली चीज़ें होती हैं वो ब्रेन पे असर करती हैं, यानी हर वो चीज़ जो ब्रेन पर असर करती हैं वहाँ पे उसकी आदत और नशे होने के चांसेस होते हैं। जो सांस के रास्ते से देने वाली दवाइयाँ हैं वो ब्रेन पे तो जाती ही नहीं, वो सिर्फ फेफड़ों में और सांस की नलियों तक ही सीमित रहती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दवाइयाँ नशा कर ही नहीं सकती। अब बचा कि आदत लग जाती है। होता क्या था, ये आदत लगने की प्रॉब्लम क्यों मरीजों में आई या क्यों ऐसे आम जनता ऐसा सोचती है? क्योंकि शुरू में इन्हेलर या सांस के रास्ते से देने वाली दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी, तो लोग गोली, टैबलेट और इंजेक्शन के सहारे जिंदगी बसर कर रहे थे। ऐसी हालत में जब ये दवाइयाँ बाजार में आई तो इसका फायदा देने के लिए डॉक्टर ने हर उन मरीजों को देना शुरू किया जिसकी हालत गंभीर थी। और सबसे पहले गंभीर मरीजों ने लेना शुरू किया क्योंकि उनको पहले से ही खाने पीने वाली और इंजेक्शन दवाई से दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा हो चुके थे। उस दुष्प्रभाव को बचाने के लिए, उस साइड इफेक्ट्स को बचाने के लिए तुरंत ऐसे गंभीर रोगों को सबसे पहले इनहेलर पे, सांस के देने वाली दवाई पर डाला गया ताकि उनको आराम भी पूरा मिले और जो दुष्प्रभाव गोलियों से, स्टेरॉइड की गोलियों से हो रही है वो आगे ना हो। तो आम जनता जो है वो ये सोचने लगी कि ये जो सबसे ज्यादा तकलीफ वाला मरीज है इसको इनहेलर या सांस के देने वाली दवाई दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिसकी हालत सबसे ज्यादा खराब है या लास्ट स्टेज है उनको ही ये दवाई दी जाती है। तो इससे ये गलतफहमी आई, आज तक ये गलतफहमी आ रही है कि सर ये तो लास्ट स्टेज की दवा है, जबकि ये बात नहीं है, ये फर्स्ट स्टेज की दवा है। तो इस कारण से ये दो गलतफहमियां पैदा हुई, नशे की आदत की और लास्ट स्टेज की। अब जब एक मरीज जो क्रॉनिक हो चुका है, जो लास्ट स्टेज में है, उनको जब शुरू में ये दवाई दी गई तो तुरंत तो आराम नहीं होगा, बीमारी जड़ से तुरंत तो नहीं ठीक हो जाएगी। तो ऐसे मरीजों को इनहेलर लंबे समय तक देने की जरूरत होती थी। तो जब वो मरीज लगातार इनहेलर लंबे समय तक ले रहे थे तो बाकी परिवार के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, वो ये सोचने लगे इस मरीज को अब तो इनहेलर की लत लग गई है और आदत लग गई है। अब आपने समझा कि ये गलतफहमी क्यों चली आ रही है। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत क्लियर किया कि जो सांस की देने वाली दवाई है उसकी ना तो लत लगती है, ना वो लास्ट स्टेज की दवाई है, ना उसका नशा होता है और ना ही वो ज्यादा तेज होते हैं। ये कितने कम तेज होते हैं या कितनी सॉफ्ट हैं, ये कितनी हल्की दवाई है, ये मैं अभी कुछ क्षणों में ही बताऊंगा आपको अपने लैपटॉप पे कि ये दवाई किसी भी अस्थमा की दवाई से मैं कहूँगा 10 गुना ज्यादा हल्के दवाई है। तो अब मैं आप